अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक हाजिर फिर आपको तंग करने के लिए। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इंसानी जहन उसकी तौज़ीह करने में नाकाम रहता है। ऐसे कुछ वाक़यात मेरे साथ हुए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अहले दानिश हज़रात से गुजारिश है अगर इसकी कोई तौज़ीह हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो आपको सुनाता हूँ होंडा एकॉर्ड गाड़ी के बारे में। 1981 में 1981 के एकॉर्ड गाड़ी मॉडल की गाड़ी मैंने ख़रीदी। अब बहुत अच्छी गाड़ी होती थी, और ये बेसिकली तो बाज़ाब्ता तो गाड़ियाँ आनी शुरू हुई थी 1982 के बाद एकॉर्ड की। ये अलग शेप की गाड़ी थी, ये आप देख लीजिएगा। इस गाड़ी को मैंने तकरीबन सवा साल चलाया, और गालिबन मैंने 90,000 रुपये की उस ज़माने में ली थी। अब इस गाड़ी ने एक मसला पड़ गया था मेरे साथ कि वो इसका चलते चलते अगला दरवाज़ा आवाज़ करने लगता था, उसकी पिन निकल जाती थी। मैं एक मैकेनिक के पास गया, उसने ठीक करी, 2 दिन बाद फिर आवाज़ आ गई, दूसरे के पास गया, फिर वो मसला हुआ। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप सदर में रीगल सिनेमा के पास एक नाम दिया मशहूर डेंटर पेंटर का, उसके पास जाइए, वो आपकी गाड़ी का मसला हल करेगा। मैं सुबह 11 साढ़े 11 का वक्त था, मैं गाड़ी लेके उसके पास पहुंचा। अब गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करी मैंने, पार्किंग थी लेकिन सामने दिखाई दे रही थी गाड़ी। मैं डेंटर के पास उसके दुकान के बाहर खड़े होकर बात करने लगा। उसको जब मैं बात बता रहा था गाड़ी के साथ मसला क्या है, तो गाड़ी मेरी पुश्त मेरी गाड़ी की तरफ थी। तो मैंने महसूस किया कि वो जो डेंटर है वो मेरी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा, पीछे गौर से कुछ देख रहा है। अचानक बोला मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैं कहा क्या हो गया, मेरी कोई शादी हो गई, मंगनी हो गई, क्या हो? कहने लगे साहब आपकी गाड़ी बिक गई। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं गाड़ी ठीक कराने आया हूँ। बोला वो तो ठीक हो जाएगी गाड़ी, आपकी गाड़ी बिक गई और आपके दाम में बिक गई। मैंने कहा भाई तू कैसे कह रहा है? उसने कहा आप मुड़ के देखिए। पीछे मैंने देखा मेरी गाड़ी का एक मलंग था आदमी खड़ा हुआ। अभी मैं मुड़ के देख ही रहा था, बराबर से 2 और डेंटर पेंटर वो भी आ गए। वो भी बोले साहब मुबारक हो, गाड़ी आपकी बिक गई। गाड़ी बिक गई। मैंने कहा क्या मुश्किल क्या है, कैसे बिक गई? बोला साहब ये जो मलंग खड़ा हुआ है ना, ये हम तो अपनी कितनी गाड़ियाँ ला के बेचते कि यहाँ खड़ी करते, ये आता ज़रूर है, किसी गाड़ी पे हाथ नहीं रखता। इसने तो आपकी गाड़ी पे एक नहीं 2 दफ़ा हाथ रख दिया। इसका मतलब ये गाड़ी आपकी बिक गई और आपके दाम में बिकेगी जो आप दाम मांगोगे। मैंने क्या बात करते हो? बोले साहब आप आपसे शर्त लगाने को तैयार हैं। अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, मैंने इश्तिहार दिया हुआ था, मुझे इसकी बड़ी से बड़ी ऑफ़र आई थी 1,05,000 रुपये की। मैंने आखिरी प्राइस रखी थी 1,15,000 रुपये। 95 की आई, 1 लाख की आई, 1,05,000 की आई। उसने बहरहाल डेंटर ने गाड़ी मेरा मसला हल कर दिया। उस zaman मोबाइल तो होते नहीं थे। मैं घर पहुंचा, मुझे बताया कि किसी साहब का फ़ोन आया हुआ है गाड़ी के सिलसिले में, वो आपके नंबर पे बात करना चाहते हैं। मेरी बत्ती जल गई। मैंने कहा कमाल है यार, तो अभी सुबह ये बात हुई। और तो मैंने नंबर मिलाया, नहायत सुलझे कोई साहब थे। उन्होंने मुझसे थोड़ी मालूमात ली गाड़ी की, घर का पता पूछा। बोले सुबह मैं आ जाऊँ, मेरा सुबह तक वेट करेंगे? मैंने कहा मैं कर लूँगा। सुबह वो ऑफिस जाते हुए 9:30 बजे मेरे घर पे आए। गाड़ी की चाबी उनको दी मैंने। एक उन्होंने छोटा सा राउंड लगाया, कहने लगे जी आप क्या रियायत करते हैं? मैंने कहा रियायत नहीं होगी, मेरे दाम फाइनल दाम है। कह कुछ तो रियायत कर दें। मैंने कहा जाइए 100 रुपये आपकी मिठाई के लीजिए। उन्होंने कहा डन। उन्होंने मुझे 500 रुपये का नोट दिया कि जी मेरा आपका सौदा हो गया, आपकी मेहरबानी होगी, ये मेरा ऑफिस का पता है, वो शार फैसल मेरे घर करीब ही, आप आज किसी और तशरीफ़ ले आई, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, पेमेंट आके मैं दे दूँगा, गाड़ी मेरे हवाले कर दीजिए। और वही हुआ, 12 साढ़े 12 बजे मैं उनके ऑफिस गया हूँ। कोई बगैर किसी चूँ चरा के उन्होंने पूरी पेमेंट करी, मुझे चाबी ली, मगर अपनी मैं दूसरी गाड़ी ड्राइवर के साथ ले गया था, अपनी गाड़ी में मैं पैसे लेके घर आया। लेकिन ये कमाल हुआ। लेकिन मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये बाबा के बारे में मशहूर है ये, कि जिस गाड़ी पे ये हाथ रख दे वो गाड़ी बिक जाती है। ये तो हो गया किस्सा एक
दूसरा किस्सा मैंने पहले भी जिक्र किया था, हम लोग शिकार में उम्र गुजरी है मेरी। थर में हम हिरण का शिकार खेलने जाते थे रात को। अच्छा, हमारा ग्रुप होता था ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, सब ये 20, 21, 19 ग्रेड के अफसरान, उसी हिसाब से हमारा वहाँ पर इस्तेमाल होता था। तो अफसरान के एजाज़ में रात को फिर वहाँ गाने बजाने की महफिल होती थी। 11, साढ़े 11 बजे का वक्त था। बड़े ज़ोर में एक वहाँ का मकामी फ़नकार बेहतरीन अपनी काफ़ियाँ सुना रहा था, सिंधी काफ़ियाँ। अचानक दूर से कहीं से चीखता हुआ एक आदमी ऊँट पे भागता हुआ आया। फला आदमी किधर है, किधर है? मालूम हुआ कि वो पहले घर गया था, उन्होंने बताया था वो आदमी महफिल में बैठा हुआ है। वो महफिल में हमारा आदमी उठा और सिंधी में बातें हुई। उसने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा ये मसला है। वो जो मकामी आदमी जिसको पूछ रहा था वो वहीं पर कोने में ज़मीन में बैठा। उसने कहा जल्दी से तू उसका नाम बता और उसकी माँ का नाम बता। उसने नाम बताया। उसी जगह कोने में बैठ के उसने 2, 3, 4 मिनट कुछ पढ़ा और फिर आसमान की तरफ देखा। फिर इत्मीनान से उठा। उसने ऊँट पे जो आदमी आया था उसने कहा जा, ठीक हो गया, ठीक है। अभी हम लोग परेशान हैं कि हुआ क्या ये। महफिल रुक गई, महफिल थोड़ी देर रुक दी गई थी काम के लिए। मालूम हुआ कि ये जो आदमी बैठा हुआ है ये जोगी है और ये सपेरे, जहाँ सपेरा है, जोगी है। किसी को सांप काट ले और 1 घंटा या आधे घंटे की औकात में अगर आप इसको इत्तला कर दें तो इसका अमल है, कहीं भी होगा, सिर्फ जिसको काटा उसको उसकी माँ का नाम पूछता है और अमल पड़ता है और वो सांप का असर ज़ायल हो जाता है। लेकिन होता ये असर सिर्फ इसके हम कौम लोगों के ऊपर। अच्छा, वो लोग जो थे वो ना, उनका कोई मज़हब नहीं होता। ये मोहाने भी होते हैं, भेल होते हैं, मेघवाड़ होते हैं, मुख्तलिफ़ कौमें हैं, लेकिन लामज़हब लोग होते हैं। आप यकीन करें, सुबह हम नाश्ता कर रहे थे, वो आदमी जिसको सांप ने काटा था सुबह मिलने आया था, शुक्रिया अदा करने उसका, उसने हमसे मिलवाया उसको। इसकी क्या तौज़ीह है? देखिए, यहाँ बैठ के अमल कर रहा है और सांप का असर ख़त्म हो गया। चलिए आगे फिर और कुछ और चीज़ों पे आते हैं।